Yes, good morning, ninth class students. Students, today we are going to learn some important points from the first chapter of your economics book, and the title of the chapter is The Story of Village पालमपुर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पालमपुर एक विलेज है, ये एक तरह से आप इसको एक इमेजिनरी विलेज मान सकते हैं। और जो आपका चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग जो विलेज है पालमपुर, ये यूपी के अंदर तो बुलंदशहर जो ज़िला है उसका एक गांव है जिसकी स्टडी की गई है। इसको एक एवरेज विलेज के तौर पर लिया गया है कि इस विलेज में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसी के आधार पर सभी गाँव का विश्लेषण किया गया है, एनालाइज किया गया है। तो ये पालमपुर विलेज कहाँ है, क्या है, तो मैंने बताया आप इसको एक इमेजिनरी विलेज भी मान सकते हैं। वैसे जो पालमपुर विलेज है एक आम गांव की तरह है जो कि बुलंदशहर ज़िले में जो वेस्टर्न यूपी का है उसमें आता है। और ये कोई विशेष एक गांव को नहीं पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। पालमपुर के बहाने तो हम पूरे जो भारत के जो पूरे भारत में जो विलेज हैं वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पालमपुर तो एक तरह से सभी गाँव का रिप्रेजेंटेटिव करता है इंडिया का। रायगंज ये एक बड़ा गांव है जो कि पालमपुर के साथ लगता है, 3 किलोमीटर दूर है। शाहपुर आ नियर बाई टाउन, तो शाहपुर क्या है, नज़दीक लगता है, एक कस्बा है। फैमिलीज जिस तरह गांव में होते हैं, आपके गांव में, हमारे गांव में, सभी गांव में होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग जातियों के लोग रहते हैं, एक साथ मिल बैठ कर वो अपना जीवन यापन करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। द विलेज पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग सेवरल कास्ट। तो छोटा सा गांव है जिसमें 450 के आसपास गांव हैं, अलग अलग कास्ट से लोग जुड़े हुए हैं, अलग जातियों के हैं। अपर कास्ट, तो इसमें अपर कास्ट के जो लोग हैं या जो परिवार हैं वो 80 के आसपास हैं। ज़्यादातर जो लैंड प्रॉपर्टी है उन पर इन लोगों का होल्ड है। इनके जो हाउसेज हैं आर क्वाइट लार्ज एंड गुड कंडीशन, तो बड़े मकान हैं, अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में है। जबकि जो एससीज हैं या दलित हैं या जो बैकवर्ड हैं उनका क्या है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन अ कॉर्नर ऑफ द विलेज। तो लगभग 1/3 हिस्सा एससीज का है, शेड्यूल कास्ट का है, जो बैकवर्ड कहे जा सकते हैं, या जो दलित हैं तो वे कॉर्नर में अलग से होते हैं गाँव में, हर एक गाँव में। तो ऐसे इस गाँव में भी है। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रा, घास फूस के इनके मकान हैं, कच्ची ईंटों के हैं, और छप्पर जिसको आप कह सकते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या है गांव में, जो आपके गांव में होती है लगभग वैसी फैसिलिटीज़ पालमपुर गांव में। 2 प्राइमरी स्कूल, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट डिस्पेंसरी एक्सेट्रा, ये हर एक गाँव में होती हैं। तो ऐसे ही पालमपुर में द एम ऑफ प्रोडक्शन, तो इकोनॉमिक का चैप्टर है फर्स्ट, तो प्रोडक्शन के ऊपर हमारा ध्यान गया अब कि प्रोडक्शन के एम क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना प्रोडक्शन का उद्देश्य होता है। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड कैपिटल विद नॉलेज एंड इंटरप्राइज, जिसको आप ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हो। तो भूमि है, श्रमिक, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी आप इसको कह सकते हैं, स्थल या अचल संपत्ति आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें टूल्स, मशीन, जो एक बार जिन पर पैसे खर्च करने के बाद कई सालों तक हमारे काम आते रहते हैं, या जो उत्पादन में काम आते रहते हैं एक बार पैसे लगाने के बाद, या बिल्डिंग है, दैट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। तो एक बार इन पर पैसे लगाने के बाद इनसे कई सालों तक काम लिया जा सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है बेटा, जो कैपिटल लगातार घूमती रहती है। जिस तरह रॉ मटेरियल एक बार ले आए, उसको फिर हमने प्रोडक्शन में एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर रॉ मटेरियल लेकर आना पड़ेगा। एंड मनी इन हैंड, और जो हमारे हाथ में जो पूंजी है, जो संपत्ति है,
दैट आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये लगातार घूमते रहते हैं, स्थायी नहीं होती है। ह्यूमन कैपिटल, इट इंक्लूड्स द स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कफोर्स ऑफ आ नेशन। तो कुशल और अकुशल जो कर्मचारी होते हैं दैट आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसको और एक तरह से इसकी जो एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, लैंड, इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। 75% पीपल इन पालमपुर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। तो लगभग 75% के आसपास जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं, जैसा कि हर एक गाँव में लगभग होता ही है। लैंड एरिया इज फिक्स्ड। तो जो भूमि का जो क्षेत्र है वो तो फिक्स है। एंड सिंस 1960s देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द एरिया। पालमपुर की बात करें तो 1960 के बाद कोई विशेष विस्तार नहीं हो पाया कृषि क्षेत्र में। हेक्टेयर क्या बेटा, ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लैंड का। ये 100 इंटू 100 का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू अ हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में 100 इंटू 100 मीटर का जो स्क्वायर है, ये साइड भी 100, ये भी 100, तो ये स्क्वायर का जो प्लॉट है दैट इज कॉल्ड अ हेक्टेयर। ये यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग लैंड। क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? खरीफ रेनी सीजन में बोई जाती है, जिस तरह से अब बोई जाएगी बारिश होने के बाद। इसमें ज्वार, बाजरा, इसको कैटल फीड के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जहाँ तक पालमपुर की हम बात करें तो पोटैटो जो फसल है बीच में लगा देते हैं। ज्वार बाजरा कटने के बाद अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाती है। उसके बाद व्हीट, ये रबी की फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी इसकी सोविंग, इसकी क्रॉपिंग। तो फार्मर्स कहाँ अपने प्रोडक्शन को बेचते हैं? फार्मर्स सेल देयर सरप्लस होता है अधिक का, जो बच जाता है, जितनी हमारे घर में कंजम्पशन है उसके बाद जो प्रोडक्शन बच जाता है क्रॉप्स का, दैट इज कॉल्ड सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन एट द मार्केट एट रायगंज। तो साथ लगता है रायगंज जो बड़ा जो गांव है वहाँ पर इस फसल को बेचते हैं। शुगर केन इज आल्सो हार्वेस्टेड फॉर रॉ मटेरियल। और जैगरी यानी कच्चे माल के तौर पर शुगर के लिए या जैगरी के लिए जो रॉ मटेरियल है शुगर केन, उसको भी बोया जाता है। और कई बार उस गुड़ को या जैगरी होता है गुड़, उसको शाहपुर जो कि नज़दीकी कस्बा है उसके व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर इज एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। तो जिन एरियाज़ के अंदर इरिगेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस है, इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड, तो वहाँ 2 या 3 फसलें हो जाती है। जिस तरह अपने इलाके में भी कई बार जिस तरह से व्हीट के बाद जवार के बाद पैडी लगा देते हैं, तो पालमपुर में भी 3 फसलें हो जाती हैं। पर्शियन व्हील, तो तरक्की हुई है, एडवांसमेंट हुआ है कि इसमें पर्शियन व्हील को रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल के द्वारा। पर्शियन व्हील होते हैं बेटा, रहट बोलते थे पहले इनको, रहट जो बैलों के द्वारा चलाए जाते थे, इरिगेशन में काम आते थे, सिंचाई में काम आते थे। अब इनका स्थान किन्होंने ले लिया है? बिजली चालित ट्यूबवेल ने ले लिया है, जहाँ जो पेट्रोल पंप से चलने वाले, जो आपके इंजन से चलने वाले ट्यूबवेल हैं उसने ले लिया है। फ्रॉम मिड 70s एंड इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। तो 1970 से ही पूरा जो इलाका था पालमपुर गांव का वो इरीगेशन के अधीन आ गया था। नेक्स्ट, इन और कंट्री इरीगेशन, तो हमारे कंट्री की हम बात करें तो लगभग 40% जो एरिया है दैट इज अंडर इरीगेशन इवन टूडे। तो लगभग आज तक भी केवल 40% के आसपास का जो इलाका है वो अंडर इरीगेशन आ पाया है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक बार में या एक साल में एक से अधिक फसलें लेना। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक लैंड ऑफ पीस से या प्लॉट ऑफ लैंड से हम एक साल में एक से अधिक फसलें लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे सामान्य तरीका है। द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति बोलते हैं, 1960 के आसपास के टाइम में बेटा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई किसमें? क्रॉप प्रोडक्शन में, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। खासकर जो हमारी एडिबल सीरियल्स हैं उसमें। ग्रोथ इन क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1960s, स्पेशली इन राइस एंड व्हीट।
HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़, अधिक उत्पादन देने वाले जो बीजों की जो किस्में होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, हाइयर यील्ड अत्यधिक उत्पादन। दिस वाज पॉसिबल ड्यू टू द HYV सीड्स, तो उत्पादन बढ़ने के कुछ तरीके बताए गए हैं। कैसे बढ़ा? HYV सीड्स से इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो इनका यूज़ करने से क्या हुआ है? प्रोडक्शन बढ़ा है। ड्यू टू इट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पालमपुर इंक्रीज फ्रॉम 13 क्विंटल या 1300 kg पर हेक्टेयर टू 3200 kg पर हेक्टेयर, अर्थात आप कह सकते हैं कि 13 क्विंटल से 32 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई है प्रोडक्शन पालमपुर में। तो 2.5 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो कुछ ड्रॉबैक भी हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ा है, इसको कुछ ड्रॉबैक भी रहे हैं। क्या रहे हैं बेटा? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो लगातार हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? सॉइल फर्टिलिटी को लूज़ कर रहे हैं। और यूज़ ऑफ केमिकल का ज़्यादा यूज़ करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है या सॉइल की जो क्वालिटी है वो डाउनवर्ड जा रही है, ग्राउंड वाटर लेवल लगातार रिड्यूस हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस तरह के कुछ इसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू स्टडी द चैप्टर थॉरोली, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, and find out more and more very short answer type questions. Write down them in your notebooks and try to learn them properly for TSC. Thank you beta.